रानीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत नीमचा फाड़ी के जेके नगर बाजार में दुकानों में लगातार चोरियां होने से चोरों के हौसले बुलंद है। ऐसा लगता है कि पुलिस पूरी तरह से पस्त है। जेके नगर बाजार में घट रही घटनाओं से ऐसा ही लग रहा है। आपको बता दें कि 15 दिन पहले 2 दुकानों में चोरी हुई, लेकिन उस घटना में अपराधियों की धरपकड़ अभी तक नहीं हुई। दुकानदारों का कहना है कि इसी वजह से चोरों के हौसले और बुलंद गए हैं और उन्होंने फिर से एक और चोरी की घटना को अंजाम दिया है। देखा जा रहा है कि छत तोड़कर या ताले तोड़कर चोरियां की जा रही है। आश्चर्य की बात यह है कि इस क्षेत्र के कुछ ही मीटर की दूरी पर नीमचा फाड़ी है, लेकिन अपराधी पुलिस से बेखौफ है। जेके नगर बाजार में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लगातार हो रही इन घटनाओं से बाजार में व्यवसायी संगठन काफी चिंतित है। आपको बता दें कि गुरुवार सुबह जब अनिल भगत ने अपनी दुकान खोली तो वो दंग रह गए। उन्होंने देखा कि छत को तोड़कर चोर दुकान के अंदर से कुछ कीमती सामान ले गए। इनमें कुछ नगद भी था। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर आई और छानबीन में जुट गई। दुकानदार ने कहा कि जेके नगर बाजार में चोरों का जो तांडव शुरू हुआ है, इससे व्यवसायी हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। এটা আমি রাতের বেলা দোকান বন্ধ করে গেলাম, তো ওইটা 9:30টার সময়, বুঝলেন তো। ওই সময় কিছু ছিল না। আর সকালে দোকানে খুলছি তো দেখছি ওইটি ভাঙা আছে। কি নিয়ে গেছে আপনার আমাদের ওই একটা শার্টের বান্ডিল ছিল 6 পিসে, ওইটা আর টাকা ছিল 1200 টাকা ওই ক্যাশ কাউন্টারে। আর আপনার দুটা পাঞ্জাবি ছিল আর এক দুটা জ্যাকেট খুলে দেখেছে আর নিয়ে গেছে। আগেও মার্কেটে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে? হ্যাঁ, ওই সাইডে একটা ছিল, দুটি দোকানে হয়েছিল। তো ওরা কিভাবে ছাদ ভেঙে এলো, কিভাবে? সব ছাদ ভাঙে। তো এইভাবে আপনারা কিভাবে ব্যবসা করবেন? আপনারা তো যদি এইভাবে চলতে থাকে কিভাবে ব্যবসা হবে আপনাদের, কি ভাবছেন? তো ওই তো আমি দেখছি কি করবো, अब आके बनाते হবে, खर्चा আছে। পুলিশ কি বলছে? পুলিশ এসেছিল? वहाँ लोग तो बोलছেন कि আমাদের ডিউটি দিচ্ছি, রাত্রেবেলা 4টা আমার গার্ড ঘুরে সব ঘুরে। আগেও তো চুরি হয়েছিল পাশে দোকানে, ধরুন, তো ওরা তো কিছু ধরা পড়েনি এখন? यार जानकारी तो नहीं सर। কি নাম আপনার? हमारा नाम अनिल भगत। चोरी तो अच्छी चीज़ नहीं है, इसमें तो सब व्यापारी लोग को काफ़ी अंदर से रोष है, काफ़ी गुस्से में है सब। और कहने का तात्पर्य है कि ये यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं सब गरीब तबके के हैं। यहाँ पे बालकों की जगह में सब बसे हुए हैं, कोई ढलाई नहीं करने देता बाल को, सब एल्बेस्टर ऊपर से लगा हुआ है। तो इसमें तो यहाँ का प्रशासन या यहाँ के बाज़ार की जो सब लोग हैं उन लोगों को चाहिए कि ये सब घटना न घटे। हमारा नाम संजय सिंह, जेके नगर, कपड़े की मालिक है। कपड़े का व्यवसाय। সমাপ্ত চ্যাটার্জি মেমোরিয়াল আর্ট অ্যান্ড মিউজিক কলেজ, কলা ভারতী, পেইন্টিং, স্কাল্পচার, ভারতনাট্যম, কথক, মণিপুরি ও রবীন্দ্র নৃত্যে অ্যাডমিশন চলছে। Admission open for degree and diploma courses. Kola Bharati, NSB Road, Raniganj. Call 993224. गुरुवार सुबह हावड़ा बागनान के बरुंदा में पुलिस की गश्ती कार और एक बड़े ट्रक की टक्कर में 2 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। मृतकों में एएसआई सुजय दास, कांस्टेबल पलाश सामंत शामिल हैं। इस दुर्घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए कोलकाता ले जाया गया। पता चला है कि पुलिस की गश्ती गाड़ी बरुंदा के पास बागनान की ओर मुड़ रही थी। बरुंदा के पास एक बड़े ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। आसपास के लोगों ने दौड़कर पुलिस कर्मियों को बचाया और अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने सुजय और पलाश को मृत घोषित कर दिया है। আমার
ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर हमला बोला है। कल राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उन्होंने पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने आग्रह किया था कि वर्तमान हालात में गैर विधायक सरकार बनाने का दावा पेश नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में असंवैधानिक प्रस्ताव आने पर विचार करें। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल अब महज 1 साल से भी कम बचा है। ऐसे में खाली कराई गई सीट पर उपचुनाव नहीं कराया जा सकता। बीजेपी नेता ने कहा कि ऐसे हालत में राज्यपाल से संवैधानिक व्यवस्था का मजाक होने से बचा सकते हैं। राज्यपाल को लिखे गए उनके पत्र का ही असर है कि कल सीएम आवास पर हुई विधायकों की बैठक में कोई फैसला नहीं हो सका। उन्होंने ये भी दावा किया कि सत्ताधारी दल के विधायकों को रांची में रहने के लिए कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि ईडी अपना काम कर रही है और जिन्होंने गलत किया है उनको इसका अंजाम भुगतना होगा। अहमद ने विधानसभा की सदस्यता से मेरे त्यागपत्र या एक तो स्वाभाविक रूप से हमने थोड़ा सा पता करने लगा कि कहीं उनका तबीयत तो नहीं हुआ, लेकिन सब लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, स्वस्थ है, अच्छे हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, अच्छे हैं, तंदुरुस्त है और इसके बाद कोई अगर वो रिजाइन देता है तो स्वाभाविक रूप से कई चीज़ों को जन्म देता है, आदमी सोचने लगता है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग एकदम सोचना भी छोड़ दें। तो लगा कि आखिर जब स्वस्थ है और आप 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है विधानसभा को चुनाव होने को, आखिर उन्होंने त्यागपत्र क्यों? तब इसका अर्थ ये लगा कि हो ना हो, चूँकि हेमंत सोरेन इन दिनों आप देखते होंगे रोज़ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की दौड़ लगाते हैं, ईडी के डर से कभी यहाँ कभी वहाँ घूमते रहते हैं। तो लगा कि ऐसा तो नहीं हो रहा है जो कि नन विधायक को सीएम बना देना और उस खाली सीट से उसको चुनाव तो स्वाभाविक है कि इसके बाद जब कोई समय ही 1 साल बचा हुआ रहा, 1 साल से भी कम समय, और उसके बाद कोई त्यागपत्र देना, तो हमें लगता है कि कहीं से भी वो लेकिन सर विधानसभा की पहली ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने मंगलवार सुबह न्यू टाउन इको पार्क में मॉर्निंग वॉक पर थे और इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सुजय कृष्ण भद्र बचने वाले नहीं है। उनके आवाज का नमूना लिया गया है, साफ है कि भ्रष्टाचार मामले में ही लिया गया है। সুজয় কৃষ্ণ নিয়ে বেশ টানটান। অবশেষে সুজয় কৃষ্ণর ভয়েস স্যাম্পেল নেওয়া হলো গতকাল। সে আবার ইএসআই হাসপাতালে। এত টানটানের কোনো দরকার ছিল? ওটাই তো প্রশ্ন। যদি কোনো দুর্নীতি নেই, কোনো সমস্যা নেই, লুকোবার কিছু নেই, তাহলে ভয়েস আর স্যাম্পেল দিতে অসুবিধাটা কী আছে? আমি আগেই বলেছিলাম যারা তদন্তে বাধা দিচ্ছেন, ইডি সিবিআইয়ের অধিকার আছে তাদেরকে তুলে নিয়ে আসার, আর তুলে আনা উচিত। শেষ পর্যন্ত সেটাই হলো, হসপিটাল থেকে তুলে আনতে হয়েছে। এরকম ছোট ছোট বাধা সৃষ্টি করে পুরো তদন্তকে আটকে দেওয়ার যে চক্রান্ত চলছে, আমার মনে হয় গায়ের জোরে সেগুলোকে বাধা পার করতে হবে। নাহলে বাংলার মানুষ যেদিকে তাকিয়ে আছেন সিবিআই ইডির দিকে, যে তারা এই দুর্নীতিকে পর্দাফাঁস করবে, তুলে ধরবে, দোষীদের সাজা দেবে, সেটা না হলে সম্ভব হবে না। শারীরিক অসুস্থতার কথা বলে কণ্ঠস্বর নমুনা সংগ্রহ করতে দেয়নি এসএসকেএম, সেই কাজ জোকা ইএসআই হাসপাতালে 30 মিনিটে সম্পন্ন হলো কি করে? 30 মিনিটেরই কাজ ছিল, কিন্তু ওই যে একটা ঘোগের বাসা হয়েছে আর এসএসকেএমটা, সেখানে দেখুন মন্ত্রী মশাই সকালে পাইচারি করছেন, ঘুরে বেড়াচ্ছেন, গল্প করছেন, ফোন করছেন, পার্টির মিটিংও করে নিচ্ছেন, কিন্তু জেলে আছেন। এই ধরনের চালাকি এটা বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থাকে কমিয়ে দেয়। তিনি মন্ত্রী বলে, তিনি নেতা বলে সব সুযোগ পাচ্ছেন, আর সাধারণ মানুষ বিনা দোষে জেলের মধ্যে পড়ছে। এরও প্রতিবিধান হওয়া উচিত। সাংবাদিক গিয়ে তার ইন্টারভিউ নিয়ে আসছে, সে ফোনে কথাও বলে নিচ্ছেন। এই জন্য ওই হসপিটালটাকে তৈরি করা হয়েছে, ওটা অভয়ারণ্য হয়েছে টিএমসির এখন। অন্যদিকে মেডিকেল বোর্ড কাকুর কণ্ঠস্বর নমুনা সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে ছাড়পত্র দিল। কণ্ঠস্বর নমুনা দেওয়ার ক্ষেত্রে সুস্থ কালীঘাটের কাকু একটা জোকা ইএসআই হাসপাতালে মেডিকেল বোর্ড বুঝতে পারলেও এসএসকেএম এতদিন বুঝতে শুনুন, সবাই সুস্থ আছে, দিল্লির নেতারা সুস্থ আছেন, এখানে যারা সুস্থ, কেউ অসুস্থ নন। অসুস্থের ভান করছেন, সেটাকে কোর্ট থেকে আর তদন্ত থেকে রাস্তার লড়াই শুরু হয়ে গেছে। এমএলএ মন্ত্রীর সঙ্গে, কাউন্সিলর সঙ্গে এমএলএ লড়াই, আর সমস্ত স্তরে যে সংঘর্ষ চলছে, তারপরে পার্টিটা টিকে আছে, এটাই আশ্চর্যের বিষয়। তো প্রাণনাশের হুমকিটা নতুন কিছু নয়, প্রাণে মেরেই ফেলছে।
যতগুলো টিএমসির নেতা মারা গেছে, যেখানে খুন হয়েছে, এমএলএ হোক, কাউন্সিলর হোক, প্রধান পঞ্চায়েত বা অন্য কোনো নেতা, তারা অভিযোগ কার দিকে তুলেছেন? তার পরিবারের লোক, পার্টির লোকের বিরুদ্ধে, যে পার্টির লোকেরাই মেরেছে, নিজের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে মারা গেছে, ভাগাভাগি করতে গিয়ে মারা গেছে, বাইরের কেউ মারছে না। তারা যদিও আমাদের ঘাড়ে দোষ চাপাবার চেষ্টা করেন, অন্য পার্টির লোককে কেস দেন, কিন্তু এর পিছনে পুরোপুরি তাদের পার্টির লোকের হাত আছে। পার্টির মধ্যেই সংঘর্ষটা এখন চলছে। কুণাল প্রসঙ্গে বিস্ফোরক আব্দুল করিম চৌধুরী, কুণাল ঘোষকে খুব তাড়াতাড়ি বহিষ্কার করা উচিত। কুণাল ঘোষ একজন ননসেন্স, প্রবীণ ছাড়া কোনো দেশ বা রাজ্য চালাতে পারে না। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও বাচ্চা, তার এখনও অনেক শেখার বাকি আছে। বিস্ফোরক আব্দুল করিম চৌধুরী। দেখুন, কে কার বিরুদ্ধে কী বলছেন টিএমসির নেতাদের যদি আমাদের উত্তর দিতে হয়, তাহলে আমাদের আর কোনো কাজ করার সময় থাকবে না। এটা ওদের বাড়ির ব্যাপার, সামলে নি। কারা কারা আছে পার্টিদার, কাদের নিয়ে পার্টিটা চলছে, পশ্চিমবাংলার মানুষের কি এদের কাছ থেকে কিছু আশা আছে? চিন্তাভাবনা করার দরকার আছে। ফের মাঠে তৃণমূল সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। 7ই জানুয়ারি ডায়মন্ড হারবারে অভিষেক নিজের কেন্দ্রে প্রবীণদের নিয়ে অনুষ্ঠান। যখন বিভিন্ন প্রান্তে ভাতা না পাওয়ার অভিযোগ, তখন 1 লক্ষ প্রবীণ মানুষকে ভাতা প্রদান ভাবনা। গত 1 মাস ধরে আবেদনপত্র জমা নেওয়া হচ্ছে। কারণ এই সরকারের, রাজ্য সরকারের কি ওইটুকু ক্ষমতা আছে? ডায়মন্ড হারবারের কজনকে ভাতা দিয়ে দিলেই বাংলার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? নাকি ডায়মন্ড হারবারে খালি বৃদ্ধরা আছেন আর কোথাও ভাতা দেওয়ার নেই? এই ডায়মন্ড হারবার মডেলটা কেন সারা পশ্চিমবাংলায় লাগু হচ্ছে না? ডায়মন্ড হারবার কজনকে সরকারি টাকায় ভাতা দেওয়া হচ্ছে? হলো কালীঘাটের কাকু। অন্যদিকে সিআইডি অমৃতা সিনহার স্বামীর ভয়েস স্যাম্পেল টেস্টের জন্য পরশুদিন ডেকেছিল ভবানী ভবনে, তিনি অনুপস্থিত। কি বলবেন? আমি জানি না তাকে কোন দোষে ডাকা হচ্ছে, তার ভয়েস স্যাম্পেল কেন দরকার আছে, কি অপরাধ, কোন ধারায় তার বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছে, কেউ জানে না। হঠাৎ নাম শুনতে পেলাম, একজন লোককে ডাকা হয়েছে, দেখা গেল তিনি একজন বিচারপতির স্বামী। আমি জানি না বিচারপতিকে প্রভাবিত করার জন্য, ধমকাবার জন্য, ভয় দেখাবার জন্য, বিচারকে প্রভাবিত করার জন্য এই চক্রান্ত করা হচ্ছে কিনা। আমরা দেখেছি এর আগে ভারতী ঘোষ একসময় তাদের হয়ে খুব কাজ করেছিলেন, জঙ্গলমহলে এসপি ছিলেন। কোনো কারণে যখন তিনি তাদের সঙ্গ ছাড়েন, চাকরি ছেড়ে দেন, তাকে বাংলা ছাড়া করা হয় এবং তার স্বামী একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, ভদ্রলোক, আমি জানি। তাকে দিনের পর দিন তুলে নিয়ে এসে বিচারের नामे ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज़। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है माँ भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हाँ, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के माँ भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। चिकित्सकीय लापरवाही से प्रसूता की मौत मामले को लेकर गांव के निवासियों ने सड़क जाम कर विरोध जताया। घटना गुरुवार की सुबह नियामतपुर तोहराम के पास इसको बाईपास रोड पर चौमाथा जंक्शन इलाके की है। स्थानीय सूत्र के अनुसार बुधवार की शाम नियामतपुर के प्रिया सिनेमा हॉल निवासी मुस्कान मंडल को इलाके के डॉक्टर लियाकत अली के नाम से मशहूर डॉक्टर की देखरेख में आकाश क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। इसके बाद रात करीब 11 बजे महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन रात में गर्भवती महिला की शारीरिक स्थिति बिगड़ने पर डॉक्टर ने उसे गाड़ी से दूसरी जगह ले जाने की व्यवस्था कर रानीगंज ले जाने का प्रयास किया। हालांकि परिवार का दावा है कि रास्ते में ही प्रसूता की मौत हो गई। इसके बाद परिजन मां को वापस नियामतपुर ले आए, लेकिन खुद को डॉक्टर बताने वाला लियाकत अली मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग गया। इस घटना को लेकर गुरुवार की सुबह परिजनों ने इसको बाईपास रोड चौमाथा चौराहे पर नियामतपुर तोहराम चौराहे के पास सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब उन्हें आश्वस्त किया तब जाम हटा। हालांकि परिजनों ने फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार कर सजा देने की मांग की। इस
मारा जाक वो मेरे दे और गुड ट्रीटमेंट हो ताकि ने जा হবে তুমি কমপ্লেন एक बात सुनो ज्यादा लोग हो गया इसके मतलब ये नहीं है तुम हीरो बन गए ठीक है हीरो को कैसे जीरो करना है पता है हमारा एकदम सुनो हमारा जो मैटर है आन है बड़ों आया हम देखे चलो साइड करो रोड ब्लॉक मत करो इसमें पुलिस के साथ तुम्हारा लड़ा गया यही हुआ था कि रात को डिलीवरी केस था दर्द उठा बच्चा को लाके एडमिशन किया ठीक है लड़की था हम लोग का बहन लगता है लाके भर्ती किया उसका बाद ये लड़की का माँ है वो क्या किया अपने बच्चा खलास कर दिया वो नस कर दिया है लड़की को जब लड़की मर गया वो पुलिस को बुला के पुलिस को हाथ में भेज दिया एमएलए तुम घर को गार्जियन को क्यों नहीं फोन किया आकाश डॉक्टर अभी आप लोग का क्या अभी उसको लाइसेंस जब्त करिए बहुत को जीवन मृत्यु लिया है घाटी गली में एक तो किरासन तेल पिला के एक आदमी को जीवन मृत्यु बच्चा को लिया है मार पड़ा है उसका अभी साल भर पहले उसको बहुत मार पड़ा है आपका नाम हमारा नाम है सोमा देवी 6 में भर्ती किया बोला कि दर्द है बस चेक कीजिए किया नहीं तो बोला कि सुबह तक होगा तो सुबह तक हुआ नहीं उसका बाद क्या किया कि छोटा छोटा नर्सिनी है कि नहीं है वो अब जानेगा ना डॉक्टर बाहर चल गया उद्योग क्या किया चेक करके बोला कि चल बल बच्चा सामने आ गया बल से ले गया अंदर ले गया उसका बाद हम बोला यार रुक अभी मेरा लड़की का हाथ मत लगाओ डॉक्टर के बोला हाँ बोला डॉक्टर आ जाएगा अब वो दोनों लड़की क्या किया नहीं किया उसका बाद डॉक्टर के बोलाया और तीनों मिल के हाथ दे के बिना दर्द के थेथर के सुइया दे दिया तो दुख कहाँ से बोला कि बोला सांस दे नीचे तो मातल तो वो है तो सांस कहाँ से देगा कौन सा डॉक्टर का पास लोग एडमिशन किया ये आकाश डॉक्टर अभी डॉक्टर क्या बोल रहा है अभी तो दादा लोग के भाग गया आप लोग का मांग क्या है आप लोग के मांग जा बोलिए जो गार्जियन है फैसला बोलेगा जो कीजिए बोल आपका नाम आपका मेरा नाम है तारा देवी उसका हाँ और उसका बाद क्या किया कि परवानी इसको सांस यहाँ रुक गया हाँ। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। आसनसोल के बीसी रॉय रोड इज्तेमा मैदान के निकट हाजी कदम रसूल स्कूल की नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। मंत्री मलय घटक ने 2020 में इसका उद्घाटन किया था, लेकिन आज कुछ बच्चों ने ये कहते हुए स्कूल में पढ़ाई करने से इनकार कर दिया कि जिस जमीन पर यह भवन बना हुआ है वो जमीन दलदल है जहां कभी भी कोई हादसा हो सकता है। वही इन बच्चों का कहना है कि वो पुराने स्कूल में ही पढ़ाई करना चाहते हैं। इनका आरोप है कि स्कूल के हेडमास्टर बच्चों को डराते हैं और जो भी बच्चा इस नए स्कूल में आने से गुरेज करता है उसे धमकी दी जाती है, उसे टीसी देकर स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वही रिजवान नामक एक स्थानीय युवक ने कहा कि जिस जमीन पर ये स्कूल बनी हुई है वो पूरी तरह से अवैध है। उनका कहना था कि उनकी पूर्व सांसद बंस गोपाल चौधरी से बात हुई है। उन्होंने बताया कि इस स्कूल के नए भवन के निर्माण के लिए उन्होंने बतौर सांसद कोई दूसरी जमीन उपलब्ध कराई थी। उनका कहना था कि उनकी पूर्व सांसद बंस गोपाल चौधरी से बात हुई है। उन्होंने बताया कि स्कूल के नए भवन के निर्माण के लिए उन्होंने बतौर सांसद कोई दूसरी जमीन उपलब्ध कराई थी। जिस जमीन पर फिलहाल स्कूल बना हुआ है वो जमीन उन्होंने स्कूल के लिए उपलब्ध नहीं कराई थी। हाई स्कूल इधर में स्कूल काहे नहीं कहना चाह रहा है आप लोग? यहाँ तो पूरा दलदल है सर, कैसे करेंगे स्कूल सर? कोई गिर गया तो फिर क्या होगा सर? रिस्क लीजिए सर। हेड सर जो भी तो ठीक नहीं है। हाँ सर, जमीन भी ठीक नहीं है सर, पूरा देखिए सर, पूरा दलदल है। देखिए रीजन ये है कि आप जैसा कि जान रहे हैं कि स्कूल ये खाई में है। आप जाइए 4 फुट के गड्ढा पानी है, बच्चा का हाइट 3 फीट, पानी है 4 फीट, बगल में दलदल है। और सबसे बड़ा बात यह है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, हम लोगों का जमीन वो दिया गया था श्री बंसु गोपाल चौधरी जो 2014 तक का आसनसोल कॉन्स्टिट्यूंसी का MP था। हम लोग तब से सबसे बोले कि आप किसको कौन जमीन दिए हैं, तो बोला कि हम वो जमीन दिए हैं।
हम तो बोले कि फिर ये क्यों क्यों हुआ है, तो बोला कि हमको नहीं मालूम, जब तक हम थे एमपी में तो हम तो जहाँ मेरा काम था जमीन देना, और जो मौजूदा सरकार है उसका काम था कि बिल्डिंग बनाना। ये बिल्डिंग तकरीबन 2020 में कंप्लीट हो चुका था, कंस्ट्रक्शन हो चुका था, मगर 2020 से ये बिल्डिंग को अनफिट है ना, इसका में एडीएम का सर्टिफिकेट दिया हुआ है, ऑर्डर लेटर, एडीएम ऑर्डर नहीं दिया है, ना ही एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑर्डर दिया है स्कूल खोलने के लिए। और दूसरी बात है कि बच्चा लोग से पूछिए कि बच्चा लोग को पढ़े का मन है और बच्चा लोग को हेडमास्टर किस तरह डराता है, पूछिए। हम ये चीज़ चाहते हैं कि उसका जो तानाशाही है, और ये हम लोग का देखिए डिपुटेशन हम लोग रेडी रखे, करीब तामीर हुआ और ये बिल्डिंग फिर बॉयज सेक्शन के लिए हम लोग अभी रखे हैं, और जो अभी तामीर होते जाएगा यहाँ पर हम लोग फुल फ्लेज बिल्डिंग करेंगे, क्योंकि वहाँ पर स्कूल हम लोग का बिल्डिंग बहुत पुराना है, 1978 का, बहुत खस्ता हालत में है, ठीक है। तो वहाँ पर बिल्डिंग उतना लोड नहीं संभाल पा रहा। बच्चों का सेफ्टी के लिए हम लोग आधा यहाँ पर कर रहे हैं, अभी नया सेशन शुरू हुआ है, अभी यहाँ पर चलेगा बॉयज सेक्शन फुल फ्लेज चलेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स वीक चल रहा है, बच्चों का क्लासेस वगैरह उतना रनिंग नहीं चल रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा एक बाथरूम का थोड़ा मसला हो गया था, इसीलिए हम लोग फुल फ्लेज चला रहे हैं यहाँ पर स्कूल, कुछ सेक्शन यहाँ पर चला रहा है, बाकी वहाँ पर पूरा रनिंग चल रहा है, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 गर्ल्स सेक्शन, 11, 12 बॉयज गर्ल्स सब वहीं पर चल रहा है। यहाँ पर चूँकि 4 रूम है इसलिए 4 क्लास यहाँ पर अभी अलॉट किए हैं। फिर नई बिल्डिंग बनेगी, उसके बाद पूरा यहीं पर हम लोग शिफ्ट करें, क्योंकि वहाँ पर सैलाब भी आता है, पूरा बिल्डिंग हम लोग का डूब जाता है, आप लोगों को पता है, वहाँ पर जाकर पता कर सकते हैं, ठीक है। और ये दादा का मुलाई गढ़ जो एमएलए यहाँ के, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है यहाँ पर ये, ठीक है। इसलिए ये लोग यहाँ नहीं चाहते अदर पार्टी वाले कि माइनॉरिटी स्कूल तरक्की करे, गरीब बच्चे पढ़ने आ रहे हैं तो वहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे हैं यहाँ पर ये लोग। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर एसएसएम इंजीनियर का। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। गुरुवार से रानीगंज के सियारसुल मैदान में रानीगंज पुस्तक मेला कमेटी की तरफ से पश्चिम बंगाल सरकार के जन शिक्षा प्रसार तथा ग्रंथागार विभाग के सहयोग से पुस्तक मेले का उद्घाटन हुआ। हालांकि इस बार भी हिंदी और उर्दू भाषा की स्टॉलें नदारद है। हालांकि आयोजकों का दावा है कि मेला में उर्दू तथा हिंदी की स्टॉलें की है, पर उद्घाटन तक ये स्टॉलें नहीं लगी थी। 4 जनवरी से 10 जनवरी तक चलने वाली इस पुस्तक मेले का उद्घाटन के पूर्व शहर के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने एनएसबी रोड स्थित स्पोर्ट्स असेंबली परिसर से एक रैली निकाली। इसमें शामिल विद्यार्थियों ने हाथों में तख्तियां थाम रखी थी, जिन पर सेव ड्राइव सेव लाइव, पेड़ लगाओ सहित विभिन्न संदेश लिखे थे। एसीपी सेंट्रल 2 श्रीमंत बैनर्जी, रानीगंज थाना प्रभारी सुदीप दास गुप्ता तथा रानीगंज ट्रैफिक ओसी चित्तोष मंडल की निगरानी में यह रैली सियारसुल मैदान में पुस्तक मेला प्रांगण तक पहुंची। पुस्तक मेले के दौरान राज्य के ग्रंथागार मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी, रानीगंज की विधायक तापस बैनर्जी, आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, डिप्टी मेयर वसीमुल हक, जिला शासक एस पोन्नावलम, रामकृष्ण मिशन के महाराज स्वामी सोमात्मानंद जी महाराज विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उनके अलावा रानीगंज पुस्तक मेला कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बीबी मुखर्जी, महासचिव जुगल किशोर गुप्ता, सचिव विश्वनाथ बैनर्जी भी उपस्थित थे। वही पुस्तक मेला कमेटी की तरफ से सभी आमंत्रित अतिथियों का स्वागत किया गया। इसके उपरांत दीप प्रज्वलित कर पुस्तक मेले का शुभारंभ हुआ। यहाँ पर काजी नजरुल इस्लाम की जीवनी और उनके कार्य को लेकर एक स्टॉल लगाया गया है और स्टॉल का भी फीता काटकर मंत्री ने उद्घाटन किया। रानीगंज के इस पुस्तक मेले में आयोजक समिति का कहना है कि मेले में 84 स्टॉल लगाई गई है, करीब 40 पुस्तकों की स्टॉल लगाए गए हैं। हालांकि उद्घाटन के समय अधिकांश स्टॉलें खाली रहीं। साथ ही मौजूद हमारे संवाददाता ने खबर की विस्तृत जानकारी ली। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষার প্রসার এবং গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের সহযোগিতায় রানীগঞ্জে প্রতি বছরের মতো অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সিয়ারসোল এরিয়া স্থিত সিয়ারসোল রাজ গ্রাউন্ডে এই 2024-এর বইমেলা মানে আজকে বইমেলাকে সামনে রেখে রানীগঞ্জের এনএসবি রোড স্থিত স্পোর্টস অ্যাসেম্বলির প্রাঙ্গণ থেকে রানীগঞ্জের বিভিন্ন স্কুল পড়ুয়ারা বিভিন্ন ব্যানার প্লিকার হাতে নিয়ে একটা বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিল। যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাটি রানীগঞ্জের স্পোর্টস অ্যাসেম্বলির প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে সোজা রাষ্ট্রীয় রাজমার্গ ধরে এসে কিছুক্ষণ আগে পৌঁছায় রানীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ ময়দানে। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা যখন ওখান থেকে আসছিল, রানীগঞ্জের ভারপ্রাপ্ত যিনি আইসি রয়েছেন সুদীপ দাসগুপ্ত মহাশয় ছিলেন, এসিপি সেন্ট্রাল 2 শ্রীমন্ত ব্যানার্জি ছিলেন, রানীগঞ্জ ট্রাফিক গার্ডের ভারপ্রাপ্ত ওসি
চিত্তাতোষ মণ্ডল উনিও উপস্থিত ছিলেন। খুব সুষ্ঠুভাবে বর্ণাঢ্য র্যালিটিকে প্রশাসনের দ্বারা এই মাঠে আনা হয় এবং আপনাদেরকে দেখাবো আমাদের পিভিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে। এখানে চলছে মানে বইমেলার অনুষ্ঠান পর্ব শুরু হয়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ আগে এখানে এসে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকী উল্লাহ চৌধুরী মহাশয়, পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলা শাসক এসএইচ পুণ্যবালাম মহাশয়, তাছাড়া রয়েছেন আসানসোল কর্পোরেশনের যিনি মেয়র বিধান উপাধ্যায়, কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান অমরনাথ চ্যাটার্জি মহাশয় এবং আসানসোল দুর্গাপুর যে আড্ডার চেয়ারম্যান এবং রানীগঞ্জের বিধায়ক শ্রী তাপস ব্যানার্জি মহাশয়। কিছুক্ষণ আগে ওনাদেরকে সসম্মানে এখানে বইমেলা কমিটির দ্বারা তাদেরকে সম্মানিত করা হলো এবং তার সাথে সাথে দীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে মেলাটির শুভ আরম্ভ হয়ে গেল। আরও বিস্তারিত জানতে আমি আপনাদেরকে এখন সেই চিত্র দেখাতে বলবো আমার সহযোগীকে। এখানে প্রোগ্রাম চলছে, প্রোগ্রাম খুব সুষ্ঠুভাবে চলছে এবং আপনারা দেখছেন এখানে মোট মিলিয়ে 40টারও বেশি বইয়ের কাউন্টার রয়েছে। এই বইমেলাকে উদ্বোধনীর পর ঘিরে এখানে কবি সম্মেলন, সাহিত্যিক অনুষ্ঠান এবং আরও অনেক কিছু এখানে অনুষ্ঠান হতে চলেছে এবং আপনাদেরকে জানাই সেই দৃশ্য আপনারা দেখছেন পিভিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে। আসুন দেখে নিই সিদ্দিক উল্লাহ চৌধুরী মহাশয় তার মূল্যবান বক্তব্যে কি জানাচ্ছেন এই বইমেলা সম্বন্ধে। আরও বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। তারা সকলে মিলে রানীগঞ্জ বইমেলার মোড়ক উন্মোচন করলেন। আমরা বই পড়ে বড় হয়েছি, এমন কোনো পরিবার নেই যে এখন লেখাপড়ার প্রতি এগিয়ে যায় না। এর জন্য বইয়ের প্রয়োজন। গতবার বই মেলায় সারা রাজ্যে 9,12,00,000 টাকার বই বিক্রি হয়েছে। 77 লক্ষ পাঠক বা বই প্রেমিক মানুষরা বই মেলায় এসেছেন। সঙ্গে মুখোপাধ্যায় এবং নজরুল ইসলাম অনেক মানুষকে জিজ্ঞেস করি যে শহরে বই মেলা হয় না, যে শহরে লাইব্রেরি হয় না, জার্মানিতে প্রথম যখন বই মেলা হয়, লাইব্রেরি হয়, সেই সমস্ত জায়গার গুরুত্ব কিন্তু তৎকালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল এবং অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল। আপনারা কি করে এত মনে রাখতে পারেন? কই আমরা তো মনে রাখতে পারি না। ওনারা বললেন পড়া অভ্যাস রাখতে। তার মধ্যে রানীগঞ্জের এই মেলা যেন একটা বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। এর যারা উপস্থিত আছেন তাদের এটি দেখে মনে হচ্ছে যে সার্থকতার পথে এগিয়ে চলেছে। তো আমাদের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম চলে এসছে, ফ্লিপকার্ট, যেগুলো আসার পরেও বই মেলার একটা আলাদা একটা ইন্টারেস্ট থাকে। এখানে অনেকগুলো বাচ্চারা আছে আর কিছু প্যারেন্টসও রয়েছে। আমি একটাই অনুরোধ করব, অন্যতম একটা হ্যাবিট, এই হ্যাবিটকে এখন আপনি পৃথিবীতে যে কোনো বড় লিডারকে আপনি নিয়ে নিন, যে কোনো বড় লিডার, আগে যেটা পুরানো লিডারগুলো, তারপরে এখনকার একটা হ্যাবিট থাকবে, আমি বই পড়ছি, মানে অন্যান্য হ্যাবিটে শিক্ষার প্রসার এবং গ্রন্থাগার বিভাগীয় দপ্তরের যে সহযোগিতায় আজকে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় যে বইমেলাগুলি হচ্ছে এই বিষয়ে এবং পাঠ পড়ুয়াদের আপনি কি দিয়ে যাবেন? আমার বক্তব্য হলো এই সচেতনতা আগে ছিল না। মুখ্যমন্ত্রী প্রতিটি দপ্তর নিয়ে যে ভাবেন, লাইব্রেরি এবং মাস এডুকেশন নিয়ে ভাবেন। প্রায় ধরুন সিপিএমের জামানের তুলনায় 7 থেকে 8 গুণ বাজেট বেড়েছে এবং প্রচুর পরিবারের বই কিনে আমরা দিচ্ছি। প্রতি স্টলের জন্য, প্রতি বইমেলার জন্য আমরা তাদের অর্থ বরাদ্দ বাড়াচ্ছি, পাঠক বাড়ছে, ক্রয় বিক্রয় বাড়ছে। এর অর্থ হলো এই টেকনিক্যাল জামানায় বইয়ের পাঠক কমেনি, মানুষ বইমুখী হচ্ছে। আমি ধন্যবাদ জানাবো আমার এই বন্ধুকে, আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। হ্যাঁ, ইনি সবসময় রানীগঞ্জ পাগল হয়ে গেছে, আমার দিনে পাগল হয়। রানীগঞ্জের কি হবে, রানী সামনে रिजर्वेशन दिया है। 100 स्टॉल है तो 10 स्टॉल उर्दू, हिंदी, नेपाली, आदिवासी सबका रहेगा। आप बात कीजिए, हिंदी भाषी जरूर होना चाहिए। स्टॉल लगा दीजिए जी, তবে তাহলে মায়ের দুধ পাবে। প্রয়োজন, কিন্তু তার থেকে বই প্রয়োজন বেশি। বাঙালি ভাষাভাষী মানুষেরা বই পড়ি বড় হয়েছে। আমি নিজে ছোট মানুষ, কিন্তু সবসময় পড়ি। পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে সব একসাথে হয়ে লাগানে কে লিয়ে। ইলেকট্রনিক আশীর্বাদ है अभिशाप है।
ये एक सवाल मैं कर रहा हूँ। कैसे मानिएगा सर, अगर आपको जमाना मेरा जवाब लीजिए। अगर अच्छे काम में इस्तेमाल करेंगे तो आशीर्वाद है, गलत काम में करेंगे तो अभिशाप है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक में 35,000 पेज डिजिटाइजेशन किया है। यहाँ भी हमारे एमएलए ये लोग बताएं तो हम तैयार हैं। ये तो लोकल आपको मसला उठाकर हमें बताना पड़ेगा। चलिए। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।